ओके, लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1 में हमने ये आगे का चैप्टर का थोड़े पॉइंट्स स्टडी कर लिए थे। पार्ट 2 में हम ये अनदर टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है वुमेन राइट अबाउट वुमेन। जैसे कि हमने आगे अब पढ़ा कि पहले वुमेन्स को पढ़ाई करने का, एजुकेशन लेने का मौका नहीं मिलता था, वो राइट्स नहीं थे। बाद में डिफरेंट रिफॉर्मर्स ने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, तो अब जाके फिर गर्ल्स को भी, वुमेन को भी एजुकेशन का राइट मिला। अब वुमेन है जो एजुकेटेड तो हो गई है, तो अब पढ़ना लिखना वो प्रॉपरली जान गई है, तो अब वुमेन भी वुमेन के बारे में अपना कुछ व्यूज, आइडियाज यहाँ पे शेयर करने लगी। तो अब ये हम स्टडी करेंगे। फ्रॉम द अर्ली 20th century, मुस्लिम वुमेन लाइक द बेगम ऑफ भोपाल प्ले अ नोटेबल रोल इन प्रमोटिंग एजुकेशन अमॉन्ग वुमेन। अब अर्ली 20th century में एक मुस्लिम वुमेन थी, बेगम ऑफ भोपाल। उन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया कि प्रमोट किया गर्ल्स को कि आपको एजुकेशन लेना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। They founded a primary school for girls at Aligarh, and another remarkable woman, Begum Ruqayya Shekhawat Hussain, started a school for Muslim girls in Patna and Calcutta। मतलब यहाँ पे दो वुमेन्स का नाम है जिन्होंने मेजर रोल प्ले किया था एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, गर्ल्स को प्रमोट करने के लिए कि प्लीज डू एजुकेटेड। तो वो दो नाम कौन से थे? बेगम ऑफ भोपाल एंड बेगम रुकैया शेखावत हुसैन। उन दोनों ने भी गर्ल्स मुस्लिम स्कूल स्टार्ट की। वॉज अ फियरलेस क्रिटिक द कंजर्वेटिव आइडियाज, आर्ग्यूइंग द रिलीजियस लीडर ऑफ एवरी फेथ अकॉर्डिंग एन इंफीरियर प्लेस ऑफ वुमेन। उन्होंने अपने बुक में वो ये डिस्क्राइब किया कि पहले के टाइम में वुमेन को इंफीरियर मतलब नीचा माना जाता था, तो वो क्यों माना जाता, क्यों चेंजेस हुआ, तो वो हम स्टडी करेंगे। By the 1880 century, Indian women began to enter a university। अब धीरे धीरे एजुकेटेड होने लगे, तो स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद 1880 की सेंचुरी में गर्ल्स यूनिवर्सिटी भी आगे स्टडी के लिए जाने लगी। Some of them trained to be a doctor, some of them became a teachers, many women began to write and publish their critical view the place of women in society। उनमें से कई लोग डॉक्टर्स बने, कई लोग टीचर्स बने, और कई वुमेन ने तो सोसाइटी में क्या सिचुएशन है, क्रिटिकल व्यू है, क्या सिचुएशन है वुमेन की, उसके बारे में भी लिखा। ताराबाई शिंदे, अ वुमेन एजुकेटेड एट होम एट पूना, पब्लिश अ बुक स्त्री पुरुष तुलना। मतलब कि ताराबाई शिंदे नाम की एक वुमेन थी जिन्होंने घर पे बैठ के पूना में स्टडी किया था। उन्होंने एक बुक एस्टेब्लिश की, एक बुक पब्लिश की जिसका नाम थी स्त्री पुरुष तुलना, मतलब कि कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन। तो इस बुक में क्या था कि मेन और वुमेन की कंपैरिजन में क्या है वो सब इन्होंने यहाँ पे अपने व्यूज दिए थे। क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन। उन्होंने मेन और वुमेन के क्या डिफरेंस है, किस तरीके से डिफरेंस रखा गया है मेन और वुमेन को, उसके बारे में इस बुक में उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। तो कौन सी बुक ताराबाई शिंदे ने पब्लिश की थी? स्त्री पुरुष तुलना, स्त्री पुरुष तुलना। पंडिता रामाबाई, अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत। पंडिता रामाबाई करके एक लेडीज थी जो वो ग्रेट स्कॉलर थी, संस्कृत की अच्छी जानकार थी। फेल्ट दैट हिंदुइज्म वाज द ऑप्रेसिव टुवर्ड अ वुमेन एंड रॉट अ बुक अबाउट देम मिजरेबल लाइफ ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन। मतलब कि क्या था कि पंडित रमाबाई वो संस्कृत के स्कॉलर थे, तो उन्होंने देखा कि इंडियन सोसाइटी में, इंडियन हिंदुइज्म में वुमेन की बहुत ही बुरा हाल है, और वैसे जो रिच अपर कास्ट हिंदू वुमेन है उनका भी बहुत बुरा हाल है। सी फाउंडेड अ विडोज होम एट पूना टू प्रोवाइड अ शेल्टर टू विडोज हु हैड बीन ट्रीटेड बैडली बाय देयर हस्बैंड रिलेटिव्स। उन्होंने पूना में उन्होंने क्या किया कि वुमेन्स के लिए एक शेल्टर बनाया, शेल्टर एस्टेब्लिश किया उन विडो के लिए जिनके साथ उनके हस्बैंड के जो रिलेटिव्स थे वो बहुत ही बुरा बिहेव करते थे। And here women were trained to so that they could support themselves economically। और यहाँ पे वुमेन्स को ट्रेन किया जाता था कि वो इकोनॉमिकली अपने आप पे इंडिपेंडेंट रहे, अपना आप का खुद देखे। Needless to say, all this more than alarmed or the orthodox। इन सभी जो ऑर्थोडॉक्स, ये सारी जो चेंजेस हुए, वो जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे, जो पुराने ख्यालवाद लोग थे, उनको ये नीडलेस मतलब बेफालतू, जरूरी नहीं ऐसा लगा। फॉर ए इंस्टेंस many Hindu nationalists
felt that Hindu women were adopting a Western ways, that this would corrupt a Hindu culture and erode the family values। मतलब कि कई लोग ऐसा सोचते थे कि जो हिंदू वुमेन है अगर वो वेस्टर्न कल्चर्स को एडॉप्ट कर लेते हैं तो क्या होगा कि वो हिंदू कल्चर को करप्ट कर देगी, बिगाड़ देगी और उसकी इफेक्ट उसकी फैमिली पे भी होगी। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम वर ऑल्सो वरीड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दिस चेंजेस। जो मुस्लिम के ऑर्थोडॉक्स लोग थे वो भी ये चेंजेस से बहुत ही वरीड थे। एज यू कैन सी बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी वुमेन देमसेल्व्स वर एक्टिवली वर्किंग फॉर रिफॉर्म। मतलब कि 19th की सेंचुरी में हमने आगे पढ़ा कि एंडिंग ऑफ 19th सेंचुरी रिफॉर्मर्स की हेल्प से वुमन अपनी एक्टिविटीज खुद करना सीख गई थी, वो एजुकेटेड होने लगी थी। दे रॉट बुक्स, एडिटेड मैगजीन, फाउंडेड स्कूल एंड ट्रेनिंग सेंटर एंड सेट अप द वुमन एसोसिएशंस। अब वुमन खुद से ही बुक्स लिखने लगी थी, मैगजीन प्रिंट करने लगी थी, अनदर वुमन के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाने लगी थी, एसोसिएशन खड़ा करने लगी थी। तो बहुत सारे वुमेन की लाइफ में चेंजेस आने लगे थे। दे फॉर्म अ पॉलिटिकल प्रेशर्स ग्रुप टू पुश थ्रू अ लॉ फॉर अ फीमेल सर्विस एंड बेटर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर वुमेन। अब धीरे धीरे वुमन ने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी फोर्स किया कि उनके लिए भी, उनकी हेल्थ के लिए भी और उनकी जिम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग एक लॉ अप्लाई किया जाए। सम ऑफ देम जॉइन अ वेरियस काइंड ऑफ नेशनलिस्ट एंड सोशलिस्ट मूवमेंट फ्रॉम देम 1920 सेंचुरी। तो इसमें 1920 सेंचुरी में इस मूवमेंट में बहुत सारे सोशल और नेशनलिस्ट भी उन मूवमेंट में जुड़े। In the 20th century, the leaders such as Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose lent their support to demand for a greater equality and freedom for women। और यही मूवमेंट्स में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस उन्होंने भी 20th सेंचुरी में वुमेन्स को इक्वालिटी और वुमेन को भी फ्रीडम मिले उसमें वुमेन्स एम्पायर को सपोर्ट किया। Nationalist leaders promised that there would be a full suffrage for all men and women after the independence। ये जो नेशनलाइट्स थे उन्होंने बोला कि आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंट के बाद तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं कि वुमेन और मैन वो इक्वली माने जाते हैं। हाउएवर टिल देन दे आस्क वुमेन टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल्स। तो फिर उन्होंने उन वुमेन को बोला कि आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वो अपने आप में जो कर रहे हैं उसमें ही आप अपना ध्यान रखो। यहाँ पे लो अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज। पहले क्या होता था कि जो गर्ल होती थी उसकी बहुत ही छोटी एज में शादी करवा दी जाती थी, तो उसके कारण क्या होती थी उसकी जो फ्रीडम है, उसकी जो राइट है वो वहाँ पे खत्म हो जाते थे और उसको ना एजुकेशन करने का मौका मिलता था, उसको बैरन किया जा फोर्स किया जाता था डोमेस्टिक वर्क के लिए कि घर का ही काम करो, पति की देखभाल करो, वो सभी उसको करना दिया जाता था और कुछ नहीं करने को दिया जाता था। फिर इसके अगेन 1920 में एक एक्ट हुआ कि एक्ट पसार हुआ जिसके कारण 1929 में चाइल्ड मैरिज को बैन किया गया कि चाइल्ड मैरिज नहीं होने चाहिए। जब गर्ल की एज 18 और बॉयज़ की एज 21 होगी तभी वो लीगली मैरिज कर सकते हो, ऐसा बोला गया। अब तो आगे शायद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी सोचा जा रहा है कि गर्ल्स की और बॉयज़ की दोनों की सेम एज कर दे, मतलब कि जो बॉयज़ की भी 21 है तो अब गर्ल की भी 21 की एज पे ही शादी किया जाए, ऐसा भी सोच रहा है। इन फ्यूचर शायद ये भी होएगा। अब है कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म, मतलब कास्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस आए, पहले कैसे कास्ट में सब लोगों के साथ कैसा बिहेव करते थे, फिर ये जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने क्या चेंजेस लाए। सम ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स वी हैव बीन डिस्कसिंग ऑल्सो क्रिटिसाइज द कास्ट इनइक्वालिटीज। मतलब कि ऐसे हमने आगे ये भी स्टडी किया कि और भी सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट को भी कास्ट इनइक्वालिटी को भी क्रिटिसाइज किया। राजाराम मोहन राय ट्रांसलेट ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वाज क्रिटिकल ऑफ कास्ट। मतलब कि राजाराम मोहन राय ने जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थी उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उनको भी बोला, उन्होंने भी कहा कि द प्रार्थना समाज अ ट्रेडिशन ऑफ भक्ति दैट बिलीव दैट स्पिरिचुअल इक्वलिटी ऑफ ऑल कास्ट। मतलब कि भगवान की जो पूजा करने की जो राइट्स है वो सभी कास्ट के लिए स्पिरिचुअली मतलब कि इक्वल है। इन बॉम्बे द परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड 1840 to work abolitions of caste. Many of these reformers and members of reform associations were people of upper castes, often in secret meeting. These reformers would violate caste taboos on food and touch in order to get rid
टू होल्ड द कास्ट प्रिजुडिस इन देयर लाइव्स। मतलब कि क्या होता था कि ये परमहंस मंडली ने ये भी फाउंड किया है कि पहले ही बहुत कास्ट के बारे में बहुत ही कास्ट सिस्टम का इश्यूज था, तो धीरे धीरे ये इश्यूज सॉल्व करने के लिए और सभी कास्ट सेम मानने के लिए और खाने पीने की चीज़ें में जो अनटचेबल बिहेव किया जाता था वो भी खत्म होने लगा। पर पहले के टाइम में ये सब नहीं चला, टैबूज मतलब ये मानना मतलब कि लोग इजीली नहीं एक्सेप्ट कर लेते थे कि नहीं अब सारी कास्ट इक्वल है, वो धीरे धीरे उसमें चेंजेस आए। There were also others who questioned the injustice of the caste social order. During the course of the 19th century, Christian missionaries began the setting up the school for the tribal groups and lower caste children. These children were thus equipped with some resources to make their way into changing the world. पहले हमने आगे के चैप्टर में स्टडी किया था कि क्रिश्चियन मिशनरीज है वो इंडिया में आई थी और वो लोग क्या करना चाहते थे कि इंडिया के लोगों को अपनी मिशनरी एक्सेप्ट करके अपना धर्म बदलाना, मतलब उनको क्रिश्चियन बनाना चाहते थे। तो वो लोग क्या करने लगे कि जो अनटचेबल्स मतलब कि जो लोअर फैमिली के बच्चे उनको पढ़ाने लगे और उनको उसके अकॉर्डिंग सिखाने लगे, तो धीरे धीरे उसके अकॉर्डिंग भी लाइफ में चेंजेस आए। एट द सेम टाइम उसी टाइम पे द पुअर बिगेन लिविंग देयर विलेजेस टू लुक फॉर जॉब दैट वर ओपनिंग अप इन द सिटी। तो उसी टाइम पे पुअर लोग क्या थे कि उनको प्रॉपर वेजेस नहीं मिलता था गांव में, तो वो लोग सिटीज़ में जॉब के लिए आने लगे, तो नई नई सिटी भी स्टार्ट हुई। देयर वाज फर्क इन फैक्ट्री दैट वर कमिंग अप एंड जॉब इन म्यूनसिपालिटी। मतलब कई लोग सिटीज़ में फैक्ट्री में जॉब करने लगे, कई लोग म्यूनसिपालिटी में जॉब करने लगे, वो सब हम आगे के चैप्टर्स में स्टडी किया था। थिंक ऑफ द न्यू डिमांड ऑफ लेबर दिस क्रिएटेड, और इसी वजह से नए नए लेबर की मतलब कि नई नई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हुई, तो लेबर की भी ज़रूरत हुई। तो डिमांड्स ऑफ लेबर एंड दिस क्रिएटेड ड्रेन हैड टू बी डग, रोड लेड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड एंड सिटीज क्लीनेड। मतलब कि ड्रेनेज मतलब जो नाली वगैरह होते हैं उनको खुदाई के लिए, रोड्स के लेड के लिए मतलब रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए नए लेबरर की ज़रूरत पड़ने लगे। एंड दिस रिक्वायर्ड कूलीज, डिगर्स, कैरियर्स, ब्रिकलेयर्स, सेवेज क्लीनर्स, स्वीपर्स एंड पेल्क्विन बेयर्स, रिक्शा पुलर्स। Where did this labor come from? मतलब धीरे धीरे फिर इन सभी की ज़रूरत होने लगी। तो ये ज़्यादातर ये लोग कहाँ से बिलोंग करते थे? स्मॉल विलेज से, स्मॉल टाउन से। The poor from the villages and small towns, many of them from low castes, and began moving to the city where there was a new demand for a labor. मतलब कि जो लो कास्ट के थे और जो गांव से बिलोंग करते थे वो लोग अपना इम्प्रूवमेंट करने के लिए सिटीज़ में नई नई जॉब ढूंढने के लिए आने लगे। Some also went to work the plantation in Assam, Mauritius, Trinidad and Indonesia। मतलब इनमें से कई लोग सिटी से कारण अलग अलग कंट्री जैसे कि आसाम है, मॉरिशियस है, त्रिनिदाद है और इंडोनेशिया, वहाँ पे भी काम करने जाने लगे। वर्क इन द न्यू लोकेशन वॉज ऑफन वेरी हार्ड। मतलब हम जहाँ से बिलोंग करते हो दूसरी जगह हमको भेजे, अब आप ही सोचो कि आप अपने मम्मी पापा के साथ रह के स्टडी करते हो, पर हायर स्टडी के लिए आप बाहर जाते हो तो थोड़ी बहुत अनदर रीजन में जाना है, मतलब कि क्या बोला कि न्यू लोकेशन में जाना थोड़ा बहुत उनके लिए भी हार्ड था। तो बट द पुअर पीपल फ्रॉम द लो castes saw these an opportunity to get away from the oppressive hold on the upper caste landowners exercise over their lives and the daily humiliations they suffered। तो इनमें से कई लोग ये भी सोचने लगे कि यहाँ रहने से अच्छा है दूसरे देशों में जाते हैं, तो यहाँ पे जो अपर कास्ट वाले हैं वो ह्यूमिलेट करते हैं, नीचा दिखाते हैं, वो तो शायद बंद हो जाएगा और वहाँ पे शायद अच्छी वाली लाइफ हमको मिल जाए। There were other jobs too. The army for instant offer opportunity। उस टाइम पे आर्मी में जाने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती थी। A number of Mahar people who were regarded the untouchable found job in Mahar regiment। मतलब महार विलेज, महार पीपल मतलब कि कैसे जो अनटचेबल थे, वो जो ये जो B.R. अम्बेडकर है ना वो उनके लीडर थे, वो भी महार फैमिली से ही बिलोंग करते थे। तो द फादर ऑफ B.R. अम्बेडकर द लीडर ऑफ दलित मूवमेंट टॉट एट एन आर्मी स्कूल। मतलब कि वो भी आर्मी स्कूल में इन लोगों को पढ़ाते थे। अब ये सब ये हो गया, अब बाहर वो जाने लगे, आगे आगे नई सिटीज़ में स्टडी करने लगे, तो अब उनके साथ उनकी डिमांड बढ़ गई कि उनको भी इक्वालिटी और जस्टिस मिले। तो अब हमारा एक अनदर टॉपिक है डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। ग्रेजुअली बाय द सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, धीरे धीरे 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ में
people from within the non-Brahma caste began organizing the movement against the caste discriminations and demand a social equality and justice। मतलब धीरे धीरे जो 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ में अब लोग ज़्यादा अवेक होने लगे थे, ज़्यादा समझने लगे थे, जैसे जैसे एजुकेटेड होने लगे, तो उन लोगों ने जो ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि कास्ट की जो इनइक्वालिटी थी उनके बारे में उन्होंने आवाज़ उठाई, उनके बारे में उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने भी डिमांड की कि हमको भी सोशल इक्वालिटी और जस्टिस मिले। The Satnami movement in the central India was founded by the Ghasidas। मतलब Ghasidas who work among the leather workers and organize the movement to improve their social status। अब ये गांधीदास करके एक थे जो लेदर वर्कर्स की स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने उनके अगेंस्ट वर्क किया, उनके बिहाफ में वर्क किया। In Eastern Bengal, Haridas Thakur set work among the Chandala cultivators। Haridas questions the Brahminical text, मतलब कि हरिदास ने ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में क्वेश्चन करके पूछा कि सपोर्ट द कास्ट सिस्टम इन व्हाट द प्रेजेंट डे केरला अ गुरु ऑफ एजहवा कास्ट श्री नारायण गुरु। मतलब कि एजहवा कास्ट थी जो केरला की अभी जो एजहवा कास्ट है उनके जो गुरु थे श्री नारायण गुरु, वो प्रोक्लेम्ड दैट द आइडियाज ऑफ यूनिटी ऑफ हिज पीपल। ही आर्ग्यू अगेंस्ट द ट्रीटिंग पीपल अनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिफरेंस। उन्होंने आर्ग्यूमेंट की कि बेसिंग ऑफ मतलब कि कास्ट डिफरेंस के हिसाब से जो अनइक्वालिटी किया जाता है कास्ट डिफरेंस के हिसाब से वो नहीं होनी चाहिए, उनके अगेंस्ट उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल ह्यूमन काइंड बिलोंग टू सेम कास्ट। उनके हिसाब से सारी जो ह्यूमन कास्ट है, ह्यूमन काइंड है, वो सेम कास्ट की होनी है। वन ऑफ दिस फेमस स्टेटमेंट्स दैट उरु जाति उरु मतम उरु देवम उरु मंगेशुरु। मतलब कि ऑल दिस सेट्स वर, उनके हिसाब से ये कहा जाता है कि वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। मतलब कि एक ही कास्ट है, एक ही जाति है और एक ही भगवान है सारे ह्यूमन काइंड के लिए। ऑल दिस सेट्स वर फाउंडेड बाय द लीडर्स हु केम फ्रॉम नॉन ब्राह्मण कास्ट एंड वर्क अमॉन्ग्स देम। दे ट्राइड टू चेंज those habits and practice which provoke to contempt the dominate castes। they tried to create the sense of self esteem among the subordinate caste। मतलब कि उन्होंने क्या किया कि ब्राह्मण कास्ट के अलावा दूसरी जो ब्राह्मण कास्ट में नहीं है वो लोग भी ये सारे वर्क कर सकते हैं और वो सब भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इन्हीं के कारण उन्होंने सेल्फ एस्टीम सबऑर्डिनेट कास्ट के लिए सेल्फ एस्टीम भी क्रिएट किया। अब हमारे एक अनदर रिफॉर्मर्स हैं जिनको हम गुलामगिरी बोल सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमॉन्ग द लो कास्ट लीडर्स वॉज ज्योतिबा फूले। मतलब कि वोकल अमॉन्ग मतलब कि लो कास्ट के लिए आवाज उठाने वाले एक अनदर रिफॉर्मर्स थे जिनका नाम था ज्योतिराव फूले। Born in 1827, he studied in school and set up by a Christian missionaries। On growing up, they developed his own idea about the injustice of caste society। मतलब कि उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी में स्टडी किया था, उन्होंने कास्ट सिस्टम के इनजस्टिस के अगेंस्ट बहुत सारे डेवलपमेंट लाए थे, अपने आइडिया शेयर किए थे। He set out to attack the Brahmins, claim that they were superior to others since they were Aryans। मतलब कि उन्होंने जो ब्राह्मण लोग थे जिन्होंने अपने आप को ही सुपीरियर मान लिया था, अपने आप को ही अपर कास्ट में बिलोंग करना मान लिया था, उनके अगेंस्ट उन्होंने बोला कि पहले तो वो लोग आर्यंस थे। Fule argued that the Aryans were foreigners and who came from outside subcontinent and defeated and subjugate that the true children of the country, those who had lived here before the coming of Aryans। मतलब कि जो अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं वो आर्यंस थे, वो लोग यहाँ पे दूसरी कंट्री से आए थे, वो तो फॉरेनर्स थे। यहाँ पे आने के बाद उन लोगों ने जीता और वो यहाँ पे रहने लगे, उन्होंने फाइट की पर वो यहाँ पे रहने लगे। पर जो ब्राह्मण है जो सुपीरियर कास्ट तो वो है जो लोग यहाँ आर्यंस के आने से पहले ही यहाँ पे रहते थे, ऐसा उन्होंने बोला। As the Aryans establishes their domains, they began looking at the defeated populations as inferior as low caste people। मतलब कि आर्यंस क्या थे कि लोगों को डोमेन्स करने लगे, जो लो कास्ट के लोग बनाने लगे और अपने आप को सुपीरियर, अपने आप को अपर कास्ट में लेने लगे। तो अकॉर्डिंग टू फूले, अपर कास्ट हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर। इन रियलिटी द लैंड बिलोंग टू द इंडिजिनियस पीपल, द सो कॉल्ड लो कास्टिस। मतलब कि फूले के ज्योतिबा फूले मतलब कि ज्योतिराव फूले के हिसाब से ये था कि जो अपर कास्ट है उनके पास कोई राइट्स नहीं है, लैंड का उनके पास
कोई राइट नहीं है, ये जो इन रियलिटी में उनके पास कोई राइट नहीं है। राइट और ये इंडिजीनियस पीपल है, उनकी लैंड है, वो लैंड के मेन होल्डर वो माने जाते हैं। क्यों? इंडिजीनियस पीपल मतलब कि जो लोग बहुत साल से यहाँ पे रहते हो, ऐसे पीपल को इंडिजीनियस पीपल कहते हैं। तो ज्योतिराव फुले के हिसाब से ये था कि जो ये आर्यंस थे, मतलब कि ये जो लोग थे जो अपर कास्ट समझते थे अपने आप को, उनके पास लैंड और पावर कोई नहीं है जो रियल में वो सोचते थे। Jyotiba Phule claimed that before Aryan rule there existed a golden age when warrior peasants steal the land and ruler of Maratha countrysides in just and fair ways। मतलब कि फुले का ये उन्होंने ये भी क्लेम किया, उन्होंने ये भी बोला कि जब आर्यन लोग यहाँ पे नहीं आए थे तब यहाँ पे गोल्डन एज था। मतलब कि जो पीजेंट्स थे वो लोग बहुत ही अच्छी तरह से खेती वगैरह करते थे और गोल्डन एज मतलब कि बहुत ही अच्छा टाइम था उस टाइम पे। ही प्रपोज दैट द शूद्र मतलब लेबरिंग कास्ट मतलब जो लोअर कास्ट है वो एंड अति शूद्र मतलब अनटचेबल्स शुड यूनाइट टू चैलेंज द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड द सत्यशोधक समाज एसोसिएशन द फुले फाउंडेड द प्रोपागेटेड कास्ट इक्वालिटी। मतलब कि जो शूद्र और जो अति शूद्र मतलब शूद्र मतलब उसमें पोर्टर्स वीवर्स वो सब आते हैं, और जो अति शूद्र होते हैं उसमें कौन आते हैं? जो ये स्वीपर्स होते हैं, जो टॉयलेट वगैरह जो क्लीन करते हैं, विलेजेस टाउन्स वगैरह जो क्लीन करते हैं, वो लोग। उन्होंने बोला कि उन लोगों के अगेंस्ट बिहाफ में उन्होंने चैलेंज लिया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। और फिर जो फुले हैं उन्होंने एक फाउंडेशन एसोसिएट किया जिसका नाम थे सत्यशोधक समाज। तो यहाँ आपके लिए तीन जो रिफॉर्मर्स, जो मेन 3 रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने कौन से एसोसिएशन एस्टेब्लिश की, वो आपको ये डिफरेंस माइंड में रखना जरूरी है। मैं आपको एक बार वो फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। राजा राम मोहन राय जिन्होंने आर्य समाज, फिर दूसरे कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने क्या? राजा राम मोहन राय थे। फिर दूसरे कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और तीसरे कौन थे? ये ज्योतिबा फुले मतलब कि ज्योतिराव फुले। उन तीनों ने अलग अलग एसोसिएशन को एस्टेब्लिश किया। जैसे कि राजा राम मोहन थे, उन्होंने ब्रह्म समाज, फिर दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने आर्य समाज, और ये ज्योतिराव उन्होंने सत्यशोधक समाज। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। In 1873, Phule wrote a book named the Gulamgiri, meaning slavery। गुलामगिरी मतलब कि स्लेवरी, नौकर हो, मतलब उनके अगेंस्ट जो ये लो कास्ट सिस्टम वाले जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था उनके अगेंस्ट इन्होंने ये बहुत सारी बातें, तो इन्होंने उनके अगेंस्ट उनके साथ कैसा बिहेव किया गया, फिर क्या चेंजेस आए, ऐसी एक बुक लिखी। सम 10 years बिफोर दिस इज द अमेरिकन सिविल वॉर हैड बीन फाउट लीडिंग टू द एंड ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका। Phule dedicated his book to all those Americans who had fought to free slaves, thus establishing the link between the condition of the lower caste in India and the black slaves in America। मतलब कि ज्योतिराव फुले ने जो ये बुक लिखी, उन्होंने वो किसको डेडिकेट की? किसको? जो अमेरिका में अमेरिकन्स थे, जो लोग स्लेव जैसा वहाँ पे रह रहे थे, वो जैसे कि इंडिया में जैसी हालत लोअर कास्ट की थी, ऐसे अमेरिका में ब्लैक स्लेव्स मतलब कि काले पीपल, गोरे पीपल, ऐसा हमने आगे पढ़ा था। तो जो ब्लैक पीपल है उनकी जो कंडीशन थी, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पे ये डेडिकेट उस बुक गुलामगिरी बुक अमेरिकन्स को डेडिकेट की। एज दिस example shows, Phule extended his criticism of the caste system to argue against all the form of inequality। मतलब कि एक एग्जाम्पल है, उन्होंने ऐसा नहीं कि इंडिया में जहाँ पे भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके अगेंस्ट, कास्ट इक्वालिटी के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया, आवाज उठाई। He was concerned about the pillaged upper caste women, the miseries of the laborer and the humiliation of the low caste। मतलब उनको किसके प्रति कॉन्सर्न था, वो किसके कारण ये सब कर रहे थे कि जो अपर कास्ट में वुमेन की जो है सिचुएशन कंडीशन है, वो जो लेबरर्स है जिनको ह्यूमिलेट किया जाता है, नीचा दिखाया जाता है, उन सभी के साथ उनको कॉन्सर्न था। दिस मूवमेंट फॉर द कास्ट रिफॉर्म वॉज कंटिन्यू इन द 20th century बाय द ग्रेट दलित लीडर। मतलब उनके बाद ये जो कास्ट इनइक्वालिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की ये जो मूवमेंट थी वो किसने कंटिन्यू की? 20th century में डॉक्टर BR आम्बेडकर इन वेस्टर्न इंडिया एंड EV रामस्वामी नायकर इन द साउथ। मतलब वेस्टर्न इंडिया में डॉक्टर BR आम्बेडकर ने, और साउथ इंडिया में EV रामस्वामी नायकर, उन्होंने ये मूवमेंट को कंटिन्यू किया।
अब आगे हमारा टॉपिक है हु कुड एंटर टेम्पल्स। इसके बारे में हम हमारे थर्ड पार्ट में स्टडी करेंगे। ओके।